दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में शामिल अल्काट्राज जेल, जो चारों तरफ से समंदर के ठंडे पानी से घिरी हुई है। ये जेल खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसी काल कोठरियाँ मौजूद हैं जिन्हें बाहर से आने वाली हवाएं ठंडी करती हैं, और इन्हीं अंधेरे से भरी ठंडी काल कोठरियों में खूंखार कैदियों को रखा जाता था। कैदियों को सबक सिखाने के लिए जेल की इन काल कोठरियों में 14 दिनों तक रखा जाता और एक शेड्यूल के तहत उन्हें मारा पीटा जाता। साथ ही उन्हें खाना पीना भी कम दिया जाता था। दुनिया के शोर शराबे से दूर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच मौजूद 22 एकड़ में फैला अल्काट्राज आइलैंड, जहां बनाई गई जेल की सिक्योरिटी और लोकेशन इतनी मजबूत है कि यहाँ पर अगर किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो भी वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि जेल चारों ओर से विशाल समंदर से घिरी हुई थी। इसके अलावा जेल के वॉच टावर से 24 घंटे निगरानी करते गार्ड्स और पूरे दिन में 12 बार कैदियों की जांच जैसे नियमों ने इस जेल को अनब्रेकेबल जेलों की लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन 12 जून 1962 की रात को इस जेल में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस जेल की सिक्योरिटी पर कई सवाल उठा दिए। दरअसल उस दिन अल्काट्राज आइलैंड में मौजूद जेल से 3 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए, जिन्हें आज तक भी ढूंढा नहीं जा सका है। दुनिया की टॉप 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इन केस को कभी सॉल्व नहीं कर पाई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी वाली जेल से आखिर कैसे ये 3 कैदी भागने में कामयाब हुए, और आखिर क्यों 60 साल से भी ज्यादा हो चुके इस मिस्टीरियस केस को दुनिया की टॉप एजेंसीज सॉल्व करने में नाकामयाब रही हैं। क्या है अल्काट्राज एस्केप की सच्चाई? आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को, और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है अल्काट्राज जेल में लाए जाने वाले 4 शातिर कैदियों से। इसमें पहला कैदी था एलन वेस्ट, जिसे 1957 में अल्काट्राज लाया गया था। एलन वेस्ट बहुत ही शातिर चोर था, जिसने कई बड़ी बड़ी जेलों से भागने की कोशिश की थी। उसके इसी हरकतों की वजह से उसे अल्काट्राज जेल में लाया गया था। दूसरे कैदी की बात करें तो वो था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक का आईक्यू लेवल वर्ल्ड के टॉप 2% लोगों में गिना जाता था, जहां लोगों का एवरेज आईक्यू 33% होता है, जबकि फ्रैंक का 133% था। लेकिन अपनी इसी इंटेलिजेंस को उसने बैंक रॉबरी में लगाया और सीधा अल्काट्राज जा पहुंचा। बाकी बचे 2 कैदी थे इंग्लिन ब्रदर्स, जॉन इंग्लिन और क्लैरेन इंग्लिन। ये दोनों भाई बहुत ही अच्छे तैराक थे और बेहद ठंडे पानी में भी तैर सकते थे। इन दोनों भाइयों को भी बाकी जेलों से भागने की कोशिश करने की वजह से इस अल्काट्राज जेल में भेजा गया था। दोस्तों, इन सभी का मकसद एक था कि कैसे भी करके अल्काट्राज जेल से भागने, और एक जैसी सोच रखने की वजह से सभी के बीच आसानी से दोस्ती भी हो गई। ये चारों कैदी सभी जगह एक साथ रहते, चाहे वो खाना खाते वक्त हो या जेल के बाकी काम करते वक्त, और हर वक्त ये सभी अल्काट्राज से भागने की प्लानिंग करते। साल 1961 दिसंबर महीने में इन चारों ने भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सभी कैदी जेल में अलग अलग सेल्स में रहते थे। इनमें से एलन, जो चारों में से सबसे लंबे समय से अल्काट्राज में रह रहा था, वो जानता था कि बी ब्लॉक के सेल्स के पीछे बने वेंटिलेटर से भागा जा सकता है। दरअसल बी ब्लॉक सेल्स की वेंटिलेशन शाफ्ट कंक्रीट से शील्ड नहीं थी, और उन वेंटिलेशन शाफ्ट से होकर आसानी से जेल की छतों तक पहुंचा जा सकता था और जेल एस्केप को अंजाम दिया जा सकता था। फिर इसके बाद किसी तरह से फ्रैंक मॉरिस और उसके बाकी 3 साथियों ने जेल स्टाफ को मनाकर बी ब्लॉक के सेल्स में अपने आप को शिफ्ट करवा लिया। अब सभी के सेल्स बी ब्लॉक में एक दूसरे के अगल बगल में थे, जिसकी वजह से सभी बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। मॉरिस ने नोटिस किया कि सेल में वेंटिलेशन के लिए मेटल की जाली लगी हुई है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता था और छत की वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचा जा सकता था। दरअसल सेल में लगी मेटल की जाली के पीछे एक बंद यूटिलिटी कॉरिडोर था, जहां बहुत सारी पाइपलाइंस बिछी हुई थी। ये पूरा एरिया बंद था, जहां किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, और यहीं से होकर छत की वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचा जा सकता था। मॉरिस जेल के स्ट्रक्चर को और हर छोटी से छोटी डिटेल्स को नोटिस कर रहा था, और महीनों की प्लानिंग के बाद चारों कैदियों ने सेल की मेटल की जाली के थ्रू रास्ता बनाने की शुरुआत कर दी। इसके लिए उन लोगों ने चम्मच, फोक और बाकी शार्प ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया।
दोस्तों सेल में कैदियों के लिए हर रोज 1 घंटा म्यूजिक बजता और उसी वक्त चारों म्यूजिक की आवाज के साथ सेल में बनी मेटल की जाली को तोड़कर निकलने का रास्ता बनाने लगते और लगातार 6 महीने तक मशक्कत करने के बाद आखिर वो उस जेल में इतना बड़ा होल करने में कामयाब रहे जिससे आम इंसान का निकल पाना नामुमकिन था। इस रास्ते से अब वो लोग छत की वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब उनके जेल एस्केप मिशन में सबसे बड़ा चैलेंज था चारों ओर से घिरे समंदर को पार करना, क्योंकि अल्कैट्राज आइलैंड से सबसे नजदीकी आइलैंड भी कम से कम 2 मील की दूरी पर था। ऐसे में चारों के लिए तैरकर इतने बड़े समंदर को पार करना मुश्किल था। इसीलिए इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए उन लोगों ने एक बोट बनाने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने 50 रेनकोट्स, रबर ट्यूब्स, वैक्यूम क्लीनर के अंदर मौजूद मोटर का इस्तेमाल किया और बोट को फुलाने के लिए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया और चुराई गई लकड़ी का इस्तेमाल करके बोट का चप्पू भी तैयार कर लिया। दोस्तों इस तरह से जेल के अंदर बिना किसी की नजर में आए बोट को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें एक वर्कशॉप की जरूरत थी और इन सभी ने जेल के यूटिलिटी कॉरिडोर में अपनी इस वर्कशॉप को रेडी किया, जहां ये आइलैंड को पार करने के लिए बोट को बनाने का काम किया करते थे। इस तरह से वर्कशॉप पर बोट बनाने के लिए उन्हें कुछ घंटों का समय चाहिए था। इसीलिए चारों जेल में सब लोगों के सो जाने के बाद रात के वक्त इस काम को किया करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि रात को सेल में ड्यूटी देने वाले गार्ड्स की नजर अगर सेल में पड़ती और वो चारों अपने बेड पर नहीं दिखते तो वो लोग पकड़े जा सकते थे। इस चीज से बचने के लिए उन लोगों ने सोप, टूथपेस्ट, कंक्रीट डस्ट और टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करके एक डमी फेस बनाया और कैदियों के कटे हुए बालों को इकट्ठा करके डमी पर चिपका दिया और डमी फेस को और रियलिस्टिक बनाने के लिए पेंट को भी यूज किया। इसके बाद उसे पिलोज, पेपर, गार्बेज लगाकर ब्लैंकेट से ढक दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे कोई सो रहा हो। इसके बाद सभी ने फाइनली 12 जून 1962 की रात को जेल से भागने का फैसला किया और 12 जून की रात को सभी अपने अपने सेल से होते हुए छत की वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच गए। लेकिन एलन वेस्ट गायब था। दरअसल सेल में मेटल की जाली को छुपाने के लिए वो रोज हमेशा उसमें सीमेंट लगाकर बंद करते थे ताकि उन पर किसी को भी शक ना हो, और एलन के सेल में वो सीमेंट इतना मजबूत हो चुका था कि वो उसे तोड़ नहीं पाया। यहाँ तक कि बाकी तीनों कैदियों ने भी एलन की मदद की, लेकिन एलन की किस्मत ने उस दिन साथ नहीं दिया और वो लोग उसे छोड़कर जेल की छत पर पहुंच गए और वहां से तीनों कैदी जेल की ऊंची ऊंची दीवारों को पार करके समंदर तक पहुंच गए। फिर साथ लाए बोट को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से फुलाकर बोट पर बैठकर उस रात समंदर की लहरों के बीच हमेशा के लिए गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ एलन किसी तरह जाली को तोड़ने में कामयाब रहा और जेल की छत तक पहुंच गया, लेकिन उसे उसके साथी कहीं नजर नहीं आए और जब वो समंदर के किनारे तक पहुंचा तो बोट भी गायब थी, जिसे देखकर वो समझ गया कि उसके साथी उसे पीछे छोड़कर भाग चुके हैं। जिसके बाद वो हताश होकर पकड़े जाने की डर से वापस अपने सेल में आकर सो गया। अगली सुबह जब रोज की तरह काउंटिंग के लिए सभी कैदियों को इकट्ठा किया गया तो उनमें से 3 कैदी कम थे और जब सेल में जाके देखा गया तो गार्ड को वो सोते दिखे। लेकिन गार्ड के चिल्लाने के बाद भी जब कोई नहीं उठा तो उसने जोर से कैदियों के सिर पर डंडा मारा, जिसकी वजह से उनका सर टप्पा खाकर नीचे गिर पड़ा। उन डमीज को देखकर गार्ड्स और जेल का स्टाफ हक्के बक्के रह गए और सभी को पता चल गया कि दुनिया की सबसे मजबूत जेल तोड़कर 3 कैदी अल्काट्राज से भाग चुके हैं। इसके बाद तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अल्काट्राज आइलैंड के चारों तरफ कैदियों को ढूंढा गया। खुद FBI भी बोट और एरोप्लेन में बैठकर कैदियों को ढूंढने लगी, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों 12 जून को जेल से भागने के 2 दिनों बाद 14 जून को एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर को वॉलेट मिला जो एंगलिन ब्रदर्स में से किसी एक का था, क्योंकि उसमें उनकी फैमिली और रिलेटिव्स का एड्रेस नंबर जैसी चीजें मौजूद थीं। इसके बाद 21 जून को FBI ने एंजल आइलैंड के करीब गोल्डन गेट ब्रिज के पास ढेरों रेनकोट्स बरामद किए। ये वही रेनकोट्स थे जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी बोट बनाने के लिए किया था। इन सब चीजों के अलावा FBI को कोई और फिजिकल एविडेंस नहीं मिला,
इसलिए सभी को लगा कि तीनों कैदी समंदर की लहरों में डूबकर मर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, भागे हुए कैदियों का जेल में मौजूद चौथा साथी एलन वेस्ट को भी पकड़ लिया गया था, क्योंकि चेकिंग के दौरान उसके सेल से भी डमी बरामद हुए थे। जिसके बाद एलन ने सभी के सामने पूरा प्लान खोलकर रख दिया। उसने पुलिस और FBI को बताया कि जेल से फरार होने के बाद वो लोग पास के ही एंजल आइलैंड तक जाने वाले थे और फिर वहां से मरीन कंट्री जाने वाले थे, जहां उन्हें कुछ कपड़े और कार चोरी करने के बाद बिना रुके आगे बढ़ना था। इसके बाद जब FBI ने एलन के बताए हुए प्लेसेस में सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां से कार चोरी की घटनाएं सामने आई और कुछ लोकल लोगों के द्वारा उन्हीं 3 कैदियों को देखे जाने की बात की गई, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्हें कभी पकड़ नहीं सकी। इवन आज भी US मार्शल्स के पास ये केस ओपन है और इस घटना के बाद भी US मार्शल को कुछ वक्त तक ऐसे लेटर्स मिलते रहे जिनमें जॉन एंगलिन को ब्राजील में देखे जाने और फ्रैंक मॉरिस को मैरीलैंड में देखे जाने की बातें की गई, लेकिन कभी किसी का भी फिजिकल प्रूफ नहीं मिला। हालांकि एंगलिन फैमिली को जेरी एंड जो नाम से कई सारे अनसाइंड लेटर्स मिलते रहे। एंगलिन ब्रदर्स की मां की डेथ सेरेमनी में 2 बहुत लंबी और अजीब मेकअप वाली औरतों को देखा गया था। ऐसे ही उसके फादर की डेथ सेरेमनी में भी 2 लंबे बियर्ड्स वाले आदमियों को देखा गया था, जो फ्यूनरल के वक्त बॉडी के पास खड़े होकर काफी देर तक रोते रहे और फिर अचानक से गायब हो गए। एंगलिन ब्रदर्स के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के मुताबिक वो दोनों जॉन और क्लेरेंस एंगलिन ही थे, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आज तक उन तीनों कैदियों को पकड़ा नहीं जा सका। 1962 में शुरू हुआ ये केस आज तक US मार्शल्स के पास ओपन है और जब तक तीनों कैदियों की बॉडी नहीं मिल जाती या ऑफिशियली जब तक सभी मुजरिमों की उम्र 100 साल नहीं हो जाती, तब तक ये केस ऐसे ही ओपन रहेगा। दोस्तों, इस अल्काट्राज एस्केप के ऊपर कई वेब सीरीज और मूवीज भी बन चुकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स आज भी जिंदा हैं और किसी छुपे साए और भूत की तरह सब कुछ देखते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।